Dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, today's lecture is on chemistry and the topic is evaporation. Previous lecture में हम evaporation की definition और ये कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस भी होता है, ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के पेपर टेस्ट में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेपोरेशन के फैक्टर्स। तो आपने याद रखना है, जब आपसे इवेपोरेशन के फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो आपने हेडिंग देनी है मार्कर से कि फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। फिर आप बताएंगे कि इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। फिर आप लिखेंगे कि विच आर दीज, फिर उन तीनों के आपने नाम लिख देने हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जी? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखिएगा, सरफेस एरिया सतही रकबा, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये 3 चीज़ें हैं जिन पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इवेपोरेशन का रेट, इवेपोरेशन की रफ्तार का इन्हिसार होता है। इवेपोरेशन कम या ज़्यादा इन 3 चीज़ों के बदलने से हो सकती है। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी मार्कर से हेडिंग देंगे सरफेस एरिया। फिर ये मैंने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म में कि सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। का मतलब ये है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। यानी कि सरफेस एरिया और रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इवेपोरेशन का रेट, इवेपोरेशन की रफ्तार जो होती है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड तो करती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, इसका बराह रास्त मुतनासिब होती है। यानी कि सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन की रफ्तार बढ़ जाएगी और सरफेस एरिया को कम करेंगे तो इवेपोरेशन की रफ्तार, इवेपोरेशन का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी इसको हम डिस्कस करते हैं तफसील से कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। कि इवेपोरेशन जो होता है वो सतह से होती है, जो बुखारात बनकर लिक्विड से माया में बदलते हैं, निकलते हैं, तो वो सतह से, सरफेस से निकलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, कि ये सतह से होने वाला मज़र है, अमल है। तो फिर आप बताएंगे मज़ीद के ग्रेटर इज़ सरफेस एरिया, ग्रेटर इज़ इवेपोरेशन, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्स मीन्स अगर सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की रफ्तार कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पलीफाई करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स अ सॉसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली। अगर चाय को हम जल्दी ठंडा करना चाह रहे हों तो उसके लिए हम प्लेट का, पिर्च का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिर्च जो होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कप की बनिस्बत। कप का मुंह छोटा होता है, कप का सरफेस एरिया कम होता है, उसमें से एक वक्त में मालिक्यूल्स निकलते हैं सपोज़ 10, और लेकिन पिर्च में से एक वक्त में निकलते हैं 50। तो आपको पता है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो इवेपोरेशन की रफ्तार ज़्यादा होगी तो चीज़ ठंडी जल्दी होगी, इवेपोरेशन की रफ्तार कम होगी तो चीज़ ठंडी होने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जी उसके बाद आपने बता देना है कि दिस इज़ बिकॉज इवेपोरेशन, क्योंकि पिर्च में, सॉसर में चाय जल्दी ठंडी क्यों होती है, अब वो वजह बताई जा रही है। दिस इज़ बिकॉज इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज़ मोर दैन दैट फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ अ टी कप। वो बताया जा रहा है जी इस लाइन में कि चाय वाला जो कप होता है उसका मुँह छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है, पिर्च का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पिर्च से एक वक्त में इवेपोरेशन वाले मालिक्यूल रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है कप की बनिस्बत, तो कप में से कम होता है। इस वजह से सॉसर में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है कप की बनिस्बत। तो जी सेकेंडली टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन का दूसरा फैक्टर कि इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल। तो फिर आपने, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया पहले आसानी के लिए, आपने भी ऐसे लिख लेना है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन कैसे डिपेंड करता है, तो आपने बता देना है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेकिन ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मालिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज टूट जाएंगी, जल्दी टूटेंगी, ज़्यादा टूटेंगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम टूटेंगी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से। तो जी उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ होगा, इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने बताना है एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज सो हाई
दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इवेपोरेट रैपिडली। वही बात जो मैंने अभी की कि ज़्यादा टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को तोड़ देती हैं, उन पर गालिब आ जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जल्दी और ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं। अब इसी बात को हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे। क्या? फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर दैन दैट ऑफ अ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। कि अगर आपके पास दो कंटेनर्स हैं पानी के, एक में उबलता हुआ खोलता हुआ पानी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एक में रूम टेम्परेचर वाला पानी है जिसका टेम्परेचर कम है, जो कि इतना गर्म नहीं है, तो जो अगर हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद देखेंगे तो जो खोलता हुआ पानी था, गर्म पानी था, वो आधा रह जाएगा मिसाल के तौर पे। जो लेकिन जो रूम टेम्परेचर वाला पानी था वो थोड़ा सा ही कम होगा, मतलब इतना ज़्यादा उड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हॉट वाटर वाला कंटेनर होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो वो कम बच जाएगा, ज़्यादा उड़ जाएगा। लेकिन जो ठंडा पानी है जिसका टेम्परेचर कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चूँकि कम है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज उनके दरमियान इतनी ज़्यादा टूटेंगी नहीं, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, यानी उसकी जो मिकदार है वो इतनी कम नहीं होगी। यानी हॉट वाटर वाले कंटेनर का वाटर लेवल डिक्रीज़ ज़्यादा हो जाएगा, और जो कोल्ड वाटर वाला कंटेनर है उसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कम इवेपोरेट। तो दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, सरफेस एरिया और टेम्परेचर में हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हॉट वाटर वाले कंटेनर का वाटर लेवल कम हो जाएगा ज़्यादा जल्दी, और जो कोल्ड वाटर वाला कंटेनर है उसका वाटर लेवल इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा जल्दी टूटी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देर से टूटेंगी, कम टूटेंगी, तो ये इतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होगा। तो जी उसके बाद तीसरा फैक्टर है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो आपने याद रखना है कि उन दोनों की बनस्बत इसका केस थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? आपने कहना है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर ज़्यादा कब होगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की स्ट्रेंथ कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की स्ट्रेंथ, ताकत अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये एक दूसरे के। तो आपने बताना है इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रोंगर मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने में मुश्किल लगेगी, देर होगी। फॉर एग्जांपल, फिर आपने इस बात को एग्जाम्पलीफाई करना है, वाटर हैज़ स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर दैन वाटर। अगर आप एक कंटेनर में वाटर, एक में अल्कोहल रख दें तो 5 मिनट बाद देखेंगे तो अल्कोहल वाला कंटेनर खाली होगा, वाटर वाला कंटेनर थोड़ा सा ही कम उसका लेवल डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एथेनॉल के दरमियान, अल्कोहल के दरमियान, इथाइल अल्कोहल के दरमियान कमज़ोर होती हैं वाटर की बनस्बत, इसीलिए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज चूँकि इथाइल अल्कोहल में कम होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, इस वजह से उसके रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा होती हैं अल्कोहल एथेनॉल की बनस्बत, इस वजह से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। तो जी ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने तीनों फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया, इवेपोरेशन के, सरफेस एरिया भी, टेम्परेचर भी, और उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी। Thank you so much for watching. Do not forget to like, comment, share and subscribe this channel, and do not forget to press the bell icon as well. Thank you so much for watching. Supurde Mola, Pakistan, Paindabad.